हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि जब भी हमारे घरों में कभी कोई पूजा या कोई फंक्शन होने वाला होता है तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो आपस में बात करते रहते हैं कि कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं मौसम ख़राब ना हो जाए, जिससे हमारा सारा मेहनत जो हमने तैयारियां की है वो ख़राब हो जाएगी। या फिर आप जब भी देखते होंगे क्रिकेट स्टार्ट होने वाला होता है तो जितने भी कमेंटेटर होते हैं वो आपस में बात करते रहते हैं कि कहीं मौसम ख़राब तो नहीं होने वाला है, या फिर मौसम के बारे में डिस्कशन, वेदर्स के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो ये सारे जो डिस्कशंस होते हैं वेदर के बारे में या वेदर के बारे में पहले से जो प्रिडिक्ट किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, या फिर हम सुनते हैं रेडियो पे, टेलीविज़न पे और डेली न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, जो भी वेदर्स के बारे में जानकारी दी होती है तो वो सब हमें कैसे पता चलता है? तो वो सब हमें जो वेदर देने वाले न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं उनसे पता चलता है। और वो ये न्यूज़ के कहाँ पे रेडी किया जाता है, किस तरह से ये न्यूज़ तैयार किए जाते हैं, किस तरह से इन न्यूज़ का पता लगाया जाता है वेदर के बारे में, उसके बारे में चलिए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है कि द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, etc इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। यानी किसी स्थान पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और जो विंड का वेव होता है या विंड की स्पीड होती है आदि के संदर्भ में जो एटमॉस्फेयर की डेली की जो सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं उस स्थान का, उसे ही हम क्या कहते हैं? उस स्थान का मौसम यानी वेदर कहा जाता है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। यानी टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, इसको वेदर के एलिमेंट्स का, या फिर जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं उसको वेदर के एलिमेंट्स कहते हैं। यानी हमें जो मौसम का पता लगता है उसके टेम्परेचर से ही या उसके ह्यूमिडिटी से ही हम पता लगा पाते हैं वहाँ के मौसम का। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा मीन्स कि वहाँ का वेदर कैसा होगा? हॉट होगा। टेम्परेचर कम होगा वहाँ का तो वहाँ का वेदर यानी मौसम कैसा होगा? कोल्ड होगा। तो ये सारे जो हमें वेदर्स के बारे में जो भी पता चल पाता है वो किससे पता चलता है? उसके वहाँ के जिस प्लेस का हम वेदर देखने वाले वहाँ के टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि रेन, इन सारे एलिमेंट से हमें वहाँ के वेदर का कंडीशंस का पता चलता है। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। यानी किसी भी प्लेस का जो वेदर होता है, किसी भी स्थान की जो मौसम होती है वो चेंज होते रहते हैं डे आफ्टर डे या वीक आफ्टर वीक। यानी दिन प्रतिदिन या फिर सप्ताह में या हर सप्ताह एक ही उसका वेदर नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे चेंज होते रहता है, बदलता रहता है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर आज वर्षा हो रही है तो क्या कल भी वर्षा होती है? नहीं होती है, या कभी कभी होती भी है। अगर अभी देखिएगा 2 घंटे पहले धूप है तो 2 घंटे बाद देखिएगा कि धूप चली गई, छाया आ गया, ठंड। तो ये जो क्या होता है, ये वेदर जो है वो डे टू डे और वीक टू वीक चेंज होते रहते हैं। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड, etc एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। यानी जो वेदर रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये वेदर रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। गवर्नमेंट का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा ये वेदर रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। और दिस डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट होता है वो कलेक्ट करता है जितने भी डेटा होते हैं टेम्परेचर से जुड़े, वहाँ के विंड से जुड़े, उसे कलेक्ट करता है और फिर वेदर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं यानी अनुमान लगाते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाएगा कि वेदर रिपोर्ट्स किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके फाइन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है कि रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गैज। मीन्स रेन को एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है रेन गेज, जिसे हम वर्षा मापी यंत्र भी कह सकते हैं। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ ए फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ये जो होता है ये मूल रूप से क्या होता है, एक
मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को कलेक्ट करने के लिए एक ऊपर में क्या लगा होता है, फनल ऑन द टॉप ऑफ, फनल लगा होता है ऊपर में, जिसमें क्या होते हैं, वर्षा के जल कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है कि वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनॉन, इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। वेदर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और इसे ईजी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसे प्रिडिक्ट यानी इसका अनुमान लगाना जो है वो बहुत टफ है। कभी कभी जितने भी मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो इसका अनुमान लगाते हैं, वो कभी गलत भी हो जाता है, इसलिए इसका प्रेडिक्शन जो किया जाता है वो इजी नहीं होता है। उसे बहुत समझ कर सोच कर तब जितने भी मेट्रोलॉजिस्ट के डिपार्टमेंट के जितने भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो इसका अनुमान लगाते हैं और तब इसे मीडिया में, न्यूज़ में, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू और अब तो मोबाइल आ गया है तो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताया जाता है। अब समझते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर को। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि वेदर के टेम्परेचर को, उसके हाई टेम्परेचर को, उसको लो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक थर्मोमीटर होता है जिसे हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। इसी थर्मोमीटर से वेदर के टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। तो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। यानी जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है पूरे दिन का वो सामान्यतः कब होता है, दोपहर के समय होता है। और जबकि जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो अकर्स, वो जनरली कब हमें टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर मिलता है, तो वो मिलता है अर्ली मॉर्निंग, यानी एकदम सुबह सुबह जो टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होता है और सूर्य निकलने के पहले एकदम सुबह सुबह। और जब ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो कब होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून यानी दोपहर में। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। यानी जितने भी वेदर में ऑल चेंजेज होते हैं, हमारे मौसम में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते हैं, सन के कारण ही ये सारे चेंजेज देखने को हमें मिलते हैं और सारे चेंजेज ये सन के कारण ही होते हैं। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। सन जो है वो हॉट गैसेज का एक बहुत बड़ा स्फीयर है, बहुत बड़ा सतह है हमारा सूर्य, जो क्या होता है पूरे हर समय सूर्य का प्रकाश देते रहता है और एक गैस का एक, समझिए तो बहुत बड़ा गुब्बारा है। इनफैक्ट हम देखते हैं कि सनराइज और सनसेट का जो टाइम होता है वो भी चेंज होते रहता है। आप देखिएगा विंटर सीजन में क्या होता है, शाम के समय में बहुत जल्दी ही सनसेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। वही अगर आप देखिएगा समर सीजन में तो सनसेट होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे भी वेदर चेंजेज हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। यानी हम किसी भी जगह का, वहाँ का क्लाइमेट को देखते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं तो लगभग 25 सालों तक अगर उस पर, ये 25 साल की लंबी अवधि तक वहाँ के वेदर के बारे में जांच किया जाता है, वहाँ का पता लगाया जाता है, वहाँ के मौसम के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। तो ये जो मौसम से हमें पैटर्न पता चलता है वहाँ के मौसम का, वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, यानी उस स्थान की जलवायु कहलाती है। तभी तो हम पता कर पाते हैं कि उस स्थान की जलवायु कैसी है, क्या वो ठंड जलवायु वाला इलाका है या वहाँ हमेशा गर्म पड़ता है, या फिर वो रेगिस्तानी इलाका है, बालुई इलाका है, वहाँ वर्षा होती है या नहीं होती है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जितने भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो भी मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। अगर हम पाते हैं कि किसी भी स्थान का टेम्परेचर हर समय क्या रहता है, मोस्ट ऑफ हाई, यानी हर समय उस स्थान का टेम्परेचर हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट होगा। यानी वहाँ की जो जलवायु होगी वो गर्म जलवायु होगी वहाँ। और इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज in the same place then we can say that the climate of that place is hot and wet। और वहाँ पे साथ ही क्या होगा, हैवी रेनफॉल भी होता होगा, यानी तेज़ वर्षा भी होती होगी उस स्थान पर,
हमेशा हर दिन उस स्थान पे वर्षा होती रहती होगी, तब हम उस क्लाइमेट को क्या कह सकते हैं, उस क्लाइमेट को हॉट और वेट क्लाइमेट कह सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दिया है जम्मू एंड कश्मीर, केरला, राजस्थान। तो इसके बारे में क्या पता है कि ये जम्मू और कश्मीर के बारे में जब पता लगाया गया तो पता चला कि यहाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है। केरला, यहाँ पे गर्मी भी है और साथ साथ वर्षा भी होती रहती है, तो यहाँ का क्लाइमेट इस टाइप का हो गया। राजस्थान, यहाँ बारिश बहुत कम होती है लेकिन यहाँ गर्म बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ हॉट क्लाइमेट हो गया। तो इस तरह इस पे जब बहुत सारे वेदर के बारे में पता लगाया गया, मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने इसके बारे में पता लगाया, तब जाकर हमें इन स्टेट्स के बारे में, उसके वेदर्स के बारे में पता चल पाता है। तब हम आज इजीली कह पा रहे हैं कि हाँ जम्मू और कश्मीर कैसा है, तो बर्फीला जगह है। केरला किस टाइप का है, राजस्थान किस टाइप का है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि राजस्थान इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज़ हॉट एंड ड्राई। राजस्थान का एक टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है, यानी पूरा रेगिस्तानी इलाका है ये राजस्थान। यहाँ की जलवायु कैसी है, रेगिस्तानी है, और यह हॉट और ड्राई है, यानी ये गर्म और सूखी जगह है। यहाँ की जलवायु भी गर्म है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स rain for a major part of the year. Therefore, we can say that the climate of the northeast is wet. यानी जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वो रिसीव करते हैं रेन, उसके बहुत सारे पार्ट्स में हमेशा वर्षा होती रहती है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट होता है उसमें, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट है नॉर्थ ईस्ट का वो क्या होगा, वेट होगा, यानी गीला होता है। वहाँ की जलवायु कैसी होती है, आर्द्र होती है वहाँ की जलवायु। फिर नेक्स्ट क्या दिया है कि क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस क्लाइमेट का जो है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे पे भी इस क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या बताया गया कि एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। हमने एडाप्टेशंस के बारे में प्रीवियस चैप्टर में, आई थिंक क्लास 6 में एडाप्टेशन के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें क्या बताया गया था कि एडाप्टेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म अडेप्ट देमसेल्व्स फॉर देयर सर्वाइव या फॉर देयर सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। तो एडाप्टेशन क्या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट में या उस सराउंडिंग में रहने के लिए। तो देखिए क्या है कि एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव, यानी एनिमल्स जिस कंडीशन में रहते हैं उस कंडीशन में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possesses special features to protect themselves against the extreme cold और heat। यानी एनिमल्स जो है वो वेरी कोल्ड और हॉट क्लाइमेट में भी रहते हैं, उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उन्हें हॉट से भी प्रोटेक्ट करता है, जो हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, और जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। Some well-known countries that belongs to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of the Russia। यानी ये जो है ये सारे कंट्रीज़ वो पोलर रीजन से बिलोंग करते हैं। पोलर रीजन्स के अंडर में ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। कौन कौन, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, यूएसए का जो अलास्का होता है वो, और साइबेरियन रीजन ऑफ द रसिया। पोलर रीजन्स में होते हैं उसमें जितने भी ध्रुवीय क्षेत्रीय एनिमल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। इन पोलर रीजन्स में 2 पोल्स होते हैं, एक होता है साउथ पोल और दूसरा होता है नॉर्थ पोल। तो ये सारे हमने जो देखा अभी कंट्रीज़ के नेम्स वो क्या है, इस सारे कंट्रीज़ में जितने भी पोलर रीजन्स हैं वो इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये सारी कंट्रीज इन पोलर रीजन से बिलोंग करती है। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है कि एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर,
यानी कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल हैं जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उनमें है इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये सारे कौन से कंट्रीज़ हैं? ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दिया है कि द पोलर रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में ठंडी पड़ती है, जैसे कि यहाँ नाम से ही है कोल्ड, और ये पोलर रीजन यानी ध्रुवीय क्षेत्र, तो यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में ठंड ही पड़ती रहती है। For 6 months the sun does not set at the poles while for the other 6 months the sun does not rise। यानी क्या यहाँ क्या होता है कि 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होते हैं और जबकि 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है। कौन से रीजन में? पोलर रीजन में, जिनके नाम को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है कि इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। यानी विंटर्स में इसका टेम्परेचर कितना लो हो जाता है? -37 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सेवर कंडीशंस। यानी यहाँ जो भी एनिमल्स यहाँ रहते हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। उनमें कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, वो अपने आप को इस तरह अडेप्ट कर लेते हैं कि यहाँ इस पोलर रीजन्स में सरवाइव कर पाते हैं। देखिए अब कुछ एनिमल्स के बारे में एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, जैसे कि पोलर बियर्स। तो पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो डैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड्स। यानी पोलर बियर्स जो होते हैं उसके वाइट कलर के फर होते हैं, जिस कारण वो ईजिली दिख नहीं पाते हैं, बर्फ़ में ढके रहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। ये जो इनका वाइट फर होता है वो उन्हें उनके शिकार, जो इनका शिकार करने आते हैं, उनके शिकारियों से इनकी रक्षा करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। ये उनके प्रे को भी कैच करने में, उनके शिकार को भी पकड़ने में उन्हें मदद करती है। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ये जो है इन्हें एक्सट्रीम कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंड से भी इन्हें प्रोटेक्ट करता है। दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। यानी इनके बॉडी पे 2 मोटे मोटे थिक फर के लेयर्स होते हैं। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। और इनके स्किन के अंदर भी फैट का एक लेयर पाया जाता है। इट इज़ अ गुड स्विमर। ये अच्छे स्विमर्स होते हैं। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज। इसके जो पंजे होते हैं वो चौड़े और लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। विच हेल्प्स इट टू नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो। यानी इसके जो पंजे होते हैं वो सिर्फ इसे स्विम तैरने में ही मदद नहीं करते हैं, बल्कि इसे बर्फ़ पे चलने में भी मदद करते हैं। While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long durations। जब ये स्विमिंग करते हैं, पानी के अंदर स्विम करते रहते हैं, तो ये अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर सकते हैं और साथ ही पानी के अंदर बहुत लंबे समय तक अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करके रह भी सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो डैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, यानी सूंघने की बहुत तेज क्षमता होती है इनके पास। ऐसी क्षमता होती है कि वो बहुत दूर की या फिर आसानी से किसी भी चीज़ की स्मेल को ले सकते हैं, जिसके कारण ये अपने शिकार को बहुत जल्दी से अपने भोजन को आसानी से पकड़ लेते हैं। ये ज़्यादातर मछलियाँ ही खाते हैं, तो इन्हें स्मेलिंग पावर इनमें अच्छा है, तो मछलियों को सूंघकर पकड़ लेते हैं। इसके लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के नोट्स पर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।